तो इस वर्ग के हिसाब से सिर्फ 10% लोग हैं जो वोट के अधिकारी होंगे और इस देश में 90% ऐसे लोग हैं जो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे। लेकिन कुछ बातों का मैं समर्थन करता हूं उसको कि 1947 में वाकई में इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी और संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री राजेश राजभर जी का एक स्पीच आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट का अधिकार सभी को का सही समय पे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें बड़ी मुश्किलों से मिला है। तो आज हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी और उनसे उसी सवाल वोट के अधिकार के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक वोट के अधिकार के बारे में एक सही जानकारी आपको देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आइए मिलते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है राजेश जी। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद आपका। और आप लोग जो यह कार्य कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय कार्य है और हम चाहते हैं कि हमारी बातें लोगों तक पहुँचे। जो आपने कहा सही बात है कि मैंने कुछ दिन पहले एक भाषण में मैंने वोट के बारे में लोगों के जागरूकता के लिए अपनी स्पीच रखी थी, अपनी बातों को रखा था। और मैं चाहता हूं कि लोग अपने वोट के हक के बारे में जानें, अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमें वोट कहां देना है, कैसे देना है। तो मैं इसी विषय पर उस दिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपनी बातें रखी थी। अखिलेश जी, वोट हमारा ना ये समझकर चलना चाहिए कि वोट हमारा एक बहन बेटी की तरह होता है, उसे हमें ठोक बजाकर देना चाहिए। जिस तरह हम अपने बहन बेटी के लिए एक रिश्ते का जब खोज करते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो जब तक एक काबिल रिश्ता नहीं मिलता है जब तक हम उसे जांच परख ना लें तब तक हम अपनी बहन बेटी का रिश्ता नहीं करते हैं। तो सेम वही तरीका हमारे वोट का है। वोट भी हमें बड़ी शिद्दत से और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से मिला हुआ है। जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है इसका अधिकार, हमें उसके बारे में समझना है और लोगों को समझाना है। यही रीज़न है मैंने उस दिन अपनी बातों को रखा था लोगों के सामने और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थी। मैंने सोचा कि मीडिया के माध्यम से तक ये बातें पहुँचे। तो यही आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि वोट हमें कैसे मिला और वोट से हमें हमारा अधिकार कैसे मिलेगा, इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे। हमें वोट का अधिकार देने के लिए किन महापुरुषों का योगदान है मैं उनके बारे में भी बताऊंगा और कैसे मिला। मैंने कहा था वहाँ पर कि बड़ी मुश्किलों से मिला है, बड़ी मुसीबतों से मिला है, तो ये सत्य है। मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ प्रोफेशनल, लेकिन जहाँ तक मुझे कुछ जानकारियाँ हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, ये सन 1917-18 की बात है। हमारे देश में जो क्रांति की लड़ाई थी वो अपने चरम सीमा पर थी। वो हमारी आखिरी लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज़ पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। उनको इसका आकलन हो चुका था कि हमें अब देश को आज़ाद कर देना चाहिए। और इसी सिलसिले में उन्होंने अपना विचार विमर्श करना चालू कर दिए। और अपने विचार विमर्श में ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी का नाम साउथ ब्यूरो कमेटी था, जो ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में इसका गठन किया। और 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें ब्रिटेन के 7 सांसद होते हैं। और वो सांसद के माध्यम से एक कमेटी का गठन होता है और वह कमेटी जब बनाई जाती है तो उसे भेजा जाता है भारत में। इसलिए भेजा जाता है भारत में कि वहाँ के लोगों के जो हक और अधिकार की बातें हैं वह करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमें यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को वोट का अधिकार कैसे देना है, इसी सिलसिले में वो वहाँ से भारत आए। ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजी साउथ ब्यूरो कमेटी का गठन करके।
जब वह साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई तो भारत में आने के बाद में इसका मैसेज यहाँ के जो लीडरशिप कर रहे थे, हमारे देश के जो नेता थे, उन तक लोगों तक पहुँचाई। तो यहाँ के सबसे महान नेता, उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे महात्मा गांधी जी, जिनको हम नमन करते हैं, वो जाकर साउथ ब्यूरो कमेटी से मिले। साउथ ब्यूरो कमेटी से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई बताइए आप लोग का क्या उद्देश्य है, आप लोग क्या चाहते हैं और क्यों आए हो। तो साउथ ब्यूरो कमेटी जो थी ना, वो साफ साफ लफ्ज़ों में इनसे कहा कि देखिए गांधी जी, हम भारत देश को आज़ाद करने के बारे में विचार कर रहे हैं और हम जाने से पहले, भारत देश को जाने से पहले, छोड़कर जाने से पहले हम यहाँ के जो लोग हैं उनके हक अधिकार को देकर जाना चाहते हैं। उनका जो वोट का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वो अपने हक और अधिकार को पा सकें, यही चीज़ के सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हम आपको बुलाए हैं। गांधी जी ने कहा, सर आप लोगों का स्वागत है, लेकिन आप लोगों को मैं एक साफ बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमारे धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। साउथ ब्यूरो कमेटी ने कहा कि हम आपके धर्म के बारे में, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उनके हक और अधिकार के बारे में और उनके वोट के अधिकार के बारे में बात करने आए हैं। और हमें बताइए कि हम कैसे इनको दें यह चीज़। आप यहाँ के लीडर हैं, आप यहाँ के नेता हैं, आप ही हमें बताएं कि हमें कैसे लोगों तक इस अधिकार को पहुँचाया जाए। गांधी जी की अब नीति वहाँ पर क्या थी ये तो हमें नहीं पता। तो उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए जी, आप लोग आए हैं, अगर इस देश की जनता को वाकई में हक अधिकार देने के लिए आए हैं, तो मेरे विचार से मैं आप लोगों के सामने जो रखूँगा उसी आधार पर आप लोगों को, यहाँ के लोगों को वोट का अधिकार और उनके जो हक अधिकार हैं वो देंगे। तो बात गांधी जी ने उनके सामने रखी। सबसे पहला उन्होंने 3 वर्ग में वोट देने के लिए 3 वर्गों का चुनाव किया। गांधी जी ने 3 वर्गों का चुनाव करके उनके सामने प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव जब उन्होंने रखे साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने, तो उनमें से पहला जो वर्ग था, पहले वर्ग का उन्होंने जो चुनाव किया कि वोट का अधिकार उन्हीं को दिया जाए जो यहाँ के शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम 8वीं पास हो, उनको वोट का अधिकार दिया जाए। साउथ ब्यूरो कमेटी ने कहा ठीक है। आगे दूसरा कौन सा वर्ग है? दूसरे वर्ग की बात आई तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो प्रॉपर्टी टैक्स भरता हो, जो इनकम टैक्स भरता हो, उसे यह अधिकार दिया जाए। बोले ठीक है। तीसरा वर्ग कौन सा होना चाहिए? तीसरा वर्ग उन्होंने कहा कि तीसरा वर्ग इस देश में जो राजे महाराजे हैं उनको देना चाहिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं उनको देना चाहिए। यह तीनों बातें उन्होंने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने रख दिया और साउथ ब्यूरो कमेटी यहाँ से वापस जाकर के ब्रिटिश सरकार को सौंप दी कि ऐसी ऐसी गांधी जी की मांगे हैं और गांधी जी ने अपने विचार विमर्श किए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को अधिकार देना है। साउथ ब्यूरो कमेटी यहाँ से जब ब्रिटेन जाती है, वहाँ की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तो फिर से वहाँ से एक कमेटी का गठन होता है कि इसे जाइए लागू करिए। तो वहाँ से दूसरी कमेटी का नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन यहाँ आती है, उसे लागू करने की बात जब करती है तो इसकी खबर सबसे पहले मिलती है छत्रपति साहू जी महाराज जी को, इसकी खबर मिलती है संत बाबा गाडगे जी को, इसकी खबर मिलती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कि साउथ ब्यूरो कमेटी आई थी, उनसे गांधी जी ने मुलाकात की है और उन्होंने अपने प्रस्ताव में इन्हीं वर्गों की मांग की है वोट के अधिकार के लिए, जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत बुरा लगा। बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज बैठकर विचार विमर्श किए। विचार विमर्श करने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि अम्बेडकर जी,
साइमन कमेटी से आप जाकर बात करिए। और यह सही नहीं है, यह गलत है। अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर गांधी जी के हिसाब से अगर इस देश में जो कानून बनाया है, इन्होंने कानून बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने जो वर्ग तैयार किया है, तो इस वर्ग के हिसाब से सिर्फ 10% लोग हैं जो वोट के अधिकारी होंगे और इस देश में 90% ऐसे लोग हैं जो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, जो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन से मुलाकात की। देखिए, साइमन कमीशन से मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए जाते हैं करने के लिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विश्व में इतना बड़ा सम्मान था कि उनकी बातों को कोई ना नहीं बोल सकता था, टाल नहीं सकता था। दुनिया को पता था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी बात अगर रखते हैं तो उसमें सच्चाई होती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन से जाकर मुलाकात करते हैं तो अपने इन बातों को रखते हैं जो गांधी जी ने कहा था साउथ ब्यूरो कमेटी से। साउथ ब्यूरो से कमेटी से जो गांधी जी ने कहा था, तो उसके बारे में गांधी जी ने साइमन कमीशन को बताई कि सर आप ही बताओ, इस देश में इन्होंने 3 ही वर्ग की मांग की है वोट देने का अधिकार, तो इस देश में 90% ऐसी जनता है जो अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगी। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने बताया कि इस देश में मनुस्मृति के हिसाब से इस देश की जो 90% जनता है वो इसलिए वंचित रह जाएगी कि जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बताइए वो कौन से सर्टिफिकेट दिखाएंगे? तो कैसे उनको वोट का अधिकार मिलेगा? जब वो पढ़े ही लिखे नहीं हैं तो उनको कैसे मिलेगा वोट का अधिकार? दूसरी बात, उनको धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था, उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, तो वो टैक्स कहाँ से भरते? उनको पैसा रखने का अधिकार नहीं था, पैसे नहीं थे तो टैक्स कहाँ से भरते? जब टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके पास स्लिप कहाँ से आएगी? वो कैसे प्रूफ करेंगे? यही सब सारी बातें उन्होंने अपने तरीके से साइमन कमीशन को समझाए। तो क्या बात वाकई में साइमन कमीशन को समझ में आ गई कि वाकई में ऐसे सिस्टम से जो गांधी जी चाहते हैं, इससे तो वाकई में 90% लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा इस बात पर फिर से विचार विमर्श किए उन्होंने, और विचार विमर्श करने के बाद में बात यहाँ तक आई कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर बोले बाबा साहब आप ही बताइए, तो फिर वोट का अधिकार कैसे दिया जाए? बाबा साहब ने कहा, सर मेरा एक मशवरा है, इस देश की जनता इसी देश में पैदा होती है, इस देश के बच्चे इसी देश में पैदा होते हैं और वो इसी देश में बड़े होते हैं, तो उनको वोट देने का अधिकार मेरे हिसाब से मैं जो कहना चाहता हूं कि जब वो 21-22 साल के एडल्ट होते हैं उसी समय उनको वोट का अधिकार दिया जाए। क्योंकि उस समय इसलिए वोट का अधिकार दिया जाए, उस समय वह पूर्ण रूप से जानकार हो जाते हैं, उनको सही और गलत का फैसला करने का दिमाग और जज्बा होता है। तो बोले यही उनकी पहचान है कि वो इस देश के नागरिक हैं और यही उनका प्रूफ है कि वो 22 साल के एडल्ट हैं। इसी आधार पर साइमन कमीशन ने मोहर लगाई और वोट देने का अधिकार पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत होकर साइमन ने इसी विषय पर मोहर लगाई और इसी वजह से हमें आज हम जो वोट के अधिकारी हैं, इतनी मुसीबतों के बाद हमें जाकर मिला है। तो हम चाहते हैं अपने वोट के अधिकार को एक सही जगह पर इस्तेमाल करके, सही वक्त सही जगह पर इस्तेमाल करके उसके सही लोगों का चुनाव करें, जिससे हम अपना और अपने देश का विकास कर सकें। मेरा यही मुद्दा है कि मेरी यही विचारधारा है कि मेरी जो सोच है लोगों में जागरूकता लाने की, तो लोगों तक मेरी बातें को पहुंचाया जाए, जिससे लोग इसे सुनकर समझकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके एक सही सरकार का चुनाव करें। अगर हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके गलत जगह पर चुनाव करेंगे
तो आज देश की हालत क्या है आपके सामने है। तो अखिलेश जी, मैं चाहता हूं कि यह बात मेरी लोगों तक पहुंचाई जाए और लोग इससे समझकर जागरूक होकर अपने सही सरकार का चुनाव करें। ज़रूर हम आपकी बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले कंगना रनावत जी ने कहा था कि हमें आज़ादी 2014 में मिली थी और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कंगना रनावत की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, कंगना रनावत का मैं सम्मान करता हूँ। वह भारतीय सिने जगत की एक अभिनेत्री हैं, एक अदाकारा हैं। मैं उनकी इन बातों का खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ कि हमें जो आज़ादी मिली है वह भीख में मिली है। अखिलेश जी, ये हमें आज़ादी भीख में नहीं मिली है। हमारे देश के हज़ारों नहीं लाखों वीर शहीद हुए हैं, हमारे महापुरुष बलिदान दिए हैं इस देश को आज़ाद करने के लिए। कंगना रनावत को इतिहास पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में इसके बारे में जवाब देना चाहिए। रही बात आज़ादी की बात जो आप कह रहे हैं, आज़ादी अगर एक हिसाब से कंगना रनावत इस बात को कहती है कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है, तो मैं इसका भी विरोध करता हूं। लेकिन कुछ बातों का मैं समर्थन करता हूं उसको कि 1947 में वाकई में इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी। मैं इस बात का उसका समर्थन इसलिए करता हूं कि आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसे छुपाई जाती है और हम तक नहीं पहुंचाई जाती है, जिससे हम अनजान होकर कोई भी बात ऐतिहासिक अगर रखते हैं तो उस पर विवाद होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1947 की बात है, जब यह देश में लोगों ने ये कहा कि इस 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं कि 1947 में हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली थी। 1947 में हमें आज़ादी इस बेस पर मिली थी, डोमिनियन स्टेट के बेस पर मिली थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अर्ध स्वतंत्र राज्य। भारत पूर्ण रूप से 1947 में वाकई में आज़ाद नहीं हुआ था। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया था। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि अर्ध स्वतंत्र राज्य। जो अर्ध स्वतंत्र राज्य का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में हम आज़ाद नहीं, ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में हम सरकार चलाएं अपने। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब 1947 की जो बात आज़ादी की होती है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शपथ ग्रहण किए थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो शपथ ग्रहण किए थे वो ना तो संविधान उस समय बना हुआ था, ना उसकी शपथ ग्रहण किए थे, ना इस देश के पुराण की कसम खाकर उन्होंने शपथ ग्रहण किए थे। उन्होंने शपथ लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो राजा था उसके नाम की शपथ ग्रहण करके इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो हम इसे क्या आज़ादी माने कि भारत देश का प्रधानमंत्री ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो राजा है, ब्रिटिश राज का जो राजा है, उसकी कसम खा करके आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हम इसे आज़ादी माने? नहीं। अच्छा, आज़ाद वो कसम जो खाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी किसके नेतृत्व में खाते हैं? इस देश का जो गवर्नर होता है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है। उस गवर्नर का नाम मुझे जहाँ तक याद है लॉर्ड माउंटबेटन जिसका नाम होता है, वह इस देश का गवर्नर होता है और उसके नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शपथ ग्रहण करते हैं ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में भारत देश की सरकार चलाने के लिए। ब्रिटिश क्राउन की सरकार कहती है कि आपको पूर्ण रूप से आज़ादी, पूर्ण रूप से राज्य करने का अधिकार तब मिलेगा जब आप अपने संविधान को लिखकर, अपने संविधान में कानून बनाकर आप अपनी तरह से सरकार चला सकते हो। तो उसमें हमें थोड़ा वक्त मिलता है। संविधान कमेटी के अंदर प्रस्ताव जाता है। संविधान कमेटी में बहुत से हमारे महापुरुष होते हैं जो अपना संविधान लिखने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है
वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और संविधान पूर्ण रूप से तैयार होता है और संविधान को संविधान कमेटी को सौंपा जाता है 26 नवंबर 1949 के दिन, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, उसके बाद ही हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिलती है। और इस देश में उसके बावजूद भी कुछ लोग गुलाम बने हुए रहते हैं। आपको मैं बता दूं कौन लोग गुलाम बने हुए रहते हैं। 160 जातियां ऐसी होती है जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ आता है। क्रिमिनल एक्ट के तहत उनको तभी भी आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन आज़ादी उनको भी मिलती है संविधान के माध्यम से। जब पूर्ण रूप से हमारा देश आज़ाद हो जाता है, अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, तो 1952 में क्रिमिनल टाइप एक्ट को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जो ट्राइब एक्ट में 160 जातियाँ जो रहती है वो उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त होती हैं। उनको बचपन से पैदाइशी उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ट्राइब एक्ट लगे हुए थे इस देश में। अखिलेश जी, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अभी भी हमारी इस देश की कुछ ऐसी धरोहरें हैं जिस पर ब्रिटिश क्राउन का अभी भी अधिकार है। हमारे देश में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में एक रेलवे ट्रैक है, आज भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेतृत्व में भारत देश में चल रहा है। और भारत देश उसका हर साल सालाना 120 करोड़ रुपया उनको भाड़ा देती है। तो कंगना रनौत की बात जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, उनका तो काम ही है इतिहास। उन लोगों का तो कैसा है कि लोगों का मनोरंजन करना है, ना उनको इतिहास से कुछ लेना देना है, ना उनको समाज से कुछ लेना देना है। उनके मुंह में जो भी आता है वो बक देते हैं, क्योंकि उनको तो मिर्च मसाला लगाकर ऐतिहासिक जो धरोहरें हमारी होती हैं उनके ऊपर पिक्चर बनाना। आप सोच लीजिए कि एक पिक्चर बनती है पद्मावती को बताइए पिक्चरों में नाचते हुए दिखाया जाता है। कभी रियल में ऐसा होता है कि एक महारानी कभी नाचना गाना का काम करेगी, नाचने गाने का काम करेगी? तो ये मनोरंजन के तौर पर इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने परोस देते हैं, और जनता इस देश की इतनी बड़ी मूर्ख है कि उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो मैं कंगना रनौत की बातों से पूर्ण तरह सहमत नहीं हूँ। इन लोगों का तो काम ही है, इन लोगों ने तो इतिहास को धंधा बना लिया है। हमारे महापुरुषों का अपमान करना इन लोगों का धंधा है। इनको कुछ नहीं पता है इतिहास के बारे में, कि इतिहास के बारे में अगर इनको ऐसी जानकारियाँ होती तो ऐतिहासिक फिल्में बनाने में इन लोग मिर्च मसाला लगाकर उसमें ढोंग नहीं करते। हाल में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, तो आप बोल रहे हैं कि इनका काम ही मिर्च मसाला लगा के, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ़ है। देखिए, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ अखिलेश जी, आज सरकार जो सामने है बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की तलवागिरी करो, तलचट्टे बनो, आपकी भी पदोन्नति हुई, आपकी पदोन्नति होगी, आपको भी अवार्ड मिलेंगे। यही बीजेपी की नीति है। अपराधियों को पदोन्नति देना ये बीजेपी की नीति है। तो अभिनेत्री कंगना रनौत एक अपराधी हैं? अपराधी तो हम नहीं कह सकते। हमने कहा ना कि वह एक नौटंकीबाज अदाकारा है जो फिल्मों में लोगों का मनोरंजन करके पिक्चरें बनाती है, तो उसे हम क्या कहें। अब सरकार किस बेस पर उसे पद्मश्री अवार्ड दिया ये तो सरकार जाने। जैसा कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, आप अब उन्हें किस बेस पे मिला वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जो अभी कुछ समय पहले कोरोना काल चला था, हमारे रियल हीरो जो लोगों को घर घर तक पहुँचाए, उन आज जॉब भी दे रहे हैं, हर चीज़ मतलब जैसे उनकी सहायता हो चाहिए उनको वैसी सहायता दे रहे हैं। भारतीय सिनेमा जगत के सुपरस्टार और सोनू सूद जी है जो आज के असली हीरो हैं। कोविड में हर एक व्यक्ति को उन्होंने मदद की जो उनसे उम्मीद की थी, तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया। और जिन्होंने देश को 2014 में आज़ादी मिली उन्हें पद्मश्री दिया जाता है, और जो देश के हित में काम करते हैं उन्हें पद्मश्री नहीं मिला। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अखिलेश जी, सोनू सूद
बड़े ही नेक दिल और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। फिल्म एक्टर के साथ साथ उनके अंदर मालिक ने इतना बड़ा दिल दिया है कि जो आज उन्होंने अपने दिल को दिखाकर साबित कर दिया कि वाकई में वो रियल हीरो हैं इस देश के। तो इस देश में तो उल्टा ही होता है ना। उल्टा का मतलब जानते हो, इस देश का जो आतंकवादी होता है उसकी पूजा की जाती है, उसका इतिहास बनता है, और जो रियल हीरो होता है उसके विषय में कोई चर्चा नहीं होती है। आप सोचिए ना, इस देश के संविधान से पूरा देश चलता है। आप सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको इसी से पता चल जाएगा। इस देश के संविधान से पूरा देश चलता है। संविधान की कसम खाकर इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, चाहे वह पार्लियामेंट का हो, चाहे वह विधानसभा का हो, चाहे वह राज्यसभा का हो, जितने भी पदाधिकारी वहाँ पर अपने पद का ग्रहण करते हैं वह संविधान की कसम खाते हैं। और संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना कि इस देश में कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं और क्या चाहते हैं। कभी भी इस देश में इतना जान लो कि चाहे अच्छे इंसान हो या अच्छी चीज़ें हों, उनके विरोध में हमेशा काम होता है। तो इसमें दुर्भाग्य मैं कहूँगा इसे कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी और ऐसे महान व्यक्ति को एक हीरो के तौर पर जो उभर कर सामने आए, रियल हीरो के तौर पर, उन्हें नज़रअंदाज करके जो पद्मश्री का अवार्ड है वो इस सेनी अभिनेत्री को दिया गया। मैं इसको तो दुर्भाग्य ही कहूँगा, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करता। कुछ दिन पहले सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, तो क्या हो सकता है यही कारण हो कि उनको पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया? यहाँ से उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, यहाँ तक अभी तक कोई खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन इनकम टैक्स की रेट उनके घर पे जरूर पड़ी थी। देखिए, अच्छा काम करने की जलन तो लोगों को होगी ना। एक अच्छा काम करने की जलन तो होगी ना। किसे, मतलब ये तो जलन सरकार को है। सोनू सूद जैसा आदमी सरकार को पैसा ना देते हुए वह 50,000 लोगों की मदद किया। तो आप कहना क्या था? सरकार मतलब केंद्र सरकार को पैसा नहीं गया कि वो राज्य सरकार को नहीं गया? देखिए, पीएम केयर फंड जो होता है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने उस फंड में पैसा दिए, बहुत से उद्योगपतियों ने फंड में पैसा दिए। सोनू सूद ने हो सकता है मेरे हिसाब से ना दिए हों। वो फंड में देने के बजाय उन्होंने अपने पैसे से ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद की। 50,000 लोगों की मदद की। आप अंदाज़ा लगा लो, अपने पूरी जीवन की पूंजी उन्होंने लगा दी लोगों की सेवा के लिए। तो सेवा का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इस देश की तो रीति है। जो वहाँ गद्दी पर बैठे हुए हैं वो तानाशाह सरकार है भैया। तानाशाही रूप में ही वह अपनी सरकार चलाएंगे ना। तो कैसे हजम कर पाएंगे सोनू सूद जैसे समाज सेवी को, कैसे एक रियल हीरो को? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनका नाम लेने से ज़्यादा नाम तो सोनू सूद का लिया जा रहा है। तो उनको कहाँ से हजम होगी भैया? उनके सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं, अगर उनका कोई सामने उनके आ जाता है तो उसको धक्का मार के बाजू में कर देते हैं। तो बताइए कि उनके सामने सोनू सूद का नाम आ रहा है। जहाज़ों में जो सोनू सूद का फ़ोटो छप रहा है, ये तो झोले में छप रहे हैं, वो तो जहाज़ों पर छप रहा है। तो लाजिम है कि उसके घर पर इनकम टैक्स की दहाड़ पड़ने वाली है और पड़ेगी ही। आगे बहुत कुछ उसको झेलना पड़ेगा। अब ज़रूरत हमें है कि हम उसके सपोर्ट में आएँ और हमें लड़ना है उसके लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए लड़ा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जनता को लेकर उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। राजेश जी, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून बिल वापस लिया, इसमें आपकी क्या राय है? अखिलेश जी, उनको तो वापस ही लेना था। उनको पता था कि मुझे एक दिन वापस लेना ही है। उनकी तो नीतियां हैं कि इस देश की जनता को रोड पर लाएं और उन्हें परेशान करें। ये जो कृषि कानून उन्होंने पारित किया था, ये वहाँ संसद भवन के अंदर, वहाँ संसदीय बहस में पास नहीं किए थे। संसद भवन के अंदर इस बिल को उन्होंने संसदीय भवन में इसको बहस करके नहीं पास किए थे।
ये तो डायरेक्ट अपने मर्जी से इन्होंने, एक तानाशाही सरकार, मैंने आपसे कहा ना कि तानाशाही सरकार है, जो भी कानून बनाना है अपने माध्यम से बना लेते हैं। और ये जो बिल इन्होंने बनाए थे, ये अपने मर्जी से बनाए बिल, और बिल बना करके माननीय राष्ट्रपति जी से उस पर दस्तखत करवा करके इसे लागू करने की कोशिश की। और जब यह बात किसानों को मालूम पड़ी तो किसान धरना प्रदर्शन करने लगा। यह लाजिम था, होना ही था, क्योंकि जो नीतियां थी इनकी किसान पूरी तरह से समझ चुके थे। आप बताइए कि कानून अभी तक पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ, किसान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इस सरकार के रिश्तेदार जो हैं, मैं चाहे रिश्तेदार कह दूं या इनके भाई कह दूं, जो इस देश के उद्योगपति, अरबपति अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, बताइए वहाँ पर अनाज भंडारण, बड़े बड़े भंडारण बनाकर तैयार कर लिए। इनका तो काम ही था कि किसानों को बेच दिया जाए। बड़े बड़े गोडाउन बना दिए गए, इसलिए बनाए गए कि इनको, किसानों को बेच दें इन पूज्यपतियों के हाथ में। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनको पता था, आज इतने सालों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था अगर किसी स्तंभ पर टिकी थी तो वह किसानों के ही स्तंभ पर टिकी हुई थी। और इनको पूरी तरह समझ में आ गया था कि आज की तारीख में अगर बेनिफिट सबसे ज़्यादा है तो वह किसानों के बीच में है, और किसानों को बेचने का काम कौन कर सकता है। इन लोगों ने वह आंकड़ा लगा लिया कि यह काम तो मोदी जी ही करते हैं, क्योंकि इन लोगों का, इस देश में ऐसी कुछ जनता है जो यही कहती है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सत्य है, ये अडानी भी जानता है, अंबानी भी जानता है कि मोदी हो तो सब मुमकिन है, हम जिसे चाहें उसे खरीद लें। और अभी भी सब कुछ बिक ही रहा है, आपके सामने ही है। लेकिन आज जो किसानों का वहाँ जो हुजूम लगा हुआ था, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज कम से कम 700 किसान वहाँ पर शहीद हो गए, और उसके बाद ये बिल वापस लिया जाता है, और उन किसानों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कहीं। तो आप सोचिए कि इन लोगों की कैसी मानसिकता है। अरे वो यहाँ तक कि किसान प्रदर्शन न कर सकें, धरना न दे सकें, दिल्ली में ना आ सकें, रोड जो होते हैं, जो बड़े बड़े रोड हैं, रोड पर इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडें लगाई हैं कि आदमी वहाँ से, आदमी क्या वहाँ से तो चींटी भी न निकल पाए। रोड पर मालूम है 6-6 इंच के खीले गाड़ दिए गए, लोखंड के बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए, उनके ऊपर ठंडा पानी मारा गया। क्या नहीं इन्होंने, क्या नहीं किया उनके साथ में। हद से ज़्यादा मैं कहता हूँ, इतनी सुरक्षा, इतनी पाबंदियाँ तो बॉर्डर पर मालूम आतंकवादियों के लिए नहीं होगी जितना इन किसानों के लिए इन्होंने कहा था। किसानों को बताइए, इस देश में प्रोटेस्ट करना इस देश में जनता का हक है, अधिकार है, चाहे वह किसी भी फील्ड का। धरना प्रदर्शन करना इस देश का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बताइए, इस देश में जो धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति कहीं अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको आतंकवादी का दर्जा ये लोग देते हैं। वहीं सिख समाज का, सिख समुदाय का व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन करता है अपनी मांगों के लिए तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, अपनी मांग रखता है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। आदिवासी, दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपने हक अधिकार के लिए आगे आता है, प्रोटेस्ट करता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो उसे नक्सलाइट कहते हैं। तो ये कौन है भैया? आप ही बताओ ना कि ये कौन है? इस देश की सारी जनता को ये लोग देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सलाइट क्या क्या कहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि यह सरकार चाहती क्या है। ऐसा क्यों, इन लोगों की क्या नीति है, हमें तो नहीं समझ में आती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो और लोगों तक यह बात पहुंचाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद अखिलेश जी आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी का यही कहना है कि जो कृषि कानून बिल वापस लिया गया है, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए लिया गया है,
क्योंकि 1 साल हो गया इस किसान बिल को, इस किसान को आंदोलन करते हुए, और इसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। अब जाके प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून बिल वापस लिया है। साथ में रावत जी का कहना है कि 2014 में आज़ादी मिली थी, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।